ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में सबसे पहला सवाल है आप लोग का ये एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज का एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से और फिर एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। सबका पढ़ना हो जाए तो बताना मेरे को। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एज गिवन। ठीक है, देखो नंबर 1 ए कितना है बच्चे यहाँ पर 10 और डी कितना है 10। तो ऑब्वियसली टर्म 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, टर्म 2 कितना हो जाएगा, एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ a प्लस डी, उसके हिसाब से 10 प्लस 10 और उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 20। फिर t3 कितना हो जाएगा a plus 2d 30 a प्लस 2d विच इज इक्वल टू a प्लस ऑब्वियसली मतलब a छोड़ो अब वैल्यू भर 10 देते plus हाँ 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30 और लास्टली t4 कितना हो जाएगा a plus 3d a प्लस 3d इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 40। ओके क्लियर हुआ सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या हाँ सर ओके ऑलराइट। सर T2 T3 को ऐड कर देते डी के सर। हाँ मतलब छोटा एक रहता जस्ट दिखने में। पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया। अब नंबर 2 नंबर 3 में भी डिस्कस करेंगे तो वो सब चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, या नंबर 1 में ही थोड़ा सा बता दूं, देखो तो इसको सोचो, ये मतलब क्या है कि नंबर 1 को करने का सपोज करो कि मेथड 1 हो गया। ठीक है, मेथड 2 यहीं पर देख लो, सुन लो इसको। मेथड 2 क्या है 1 को ही करने का, जैसे ए अपने को मालूम है कितना है 10 है और डी अपने को मालूम है कितना है 10 है। अब T1 तो पक्का यहाँ पर 10 ही होगा, कोई इशू नहीं है। T2 को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि T1 प्लस टी यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20। T3 को आप एक्चुअली सोच सकते हो T2 प्लस डी यानी कि 20 प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30। और T4 को आप इंस्टेड ऑफ उतना लंबा फॉर्मूला का आप ये भी सोच सकते हो कि T3 प्लस डी दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, और ये किस लॉजिक पे वर्क कर रहा है, ये इस लॉजिक पे वर्क कर रहा है कि एपी में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कितना ऐड करना होता है, डी ऐड करना होता है। बोलो बच्चों याद है नहीं याद है? हाँ सर ओके, तो ये समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर अब बाकी के क्वेश्चन में बेटा इतना लिखेंगे विखेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। जैसे रोमन नंबर 2 को आप देखिए, तो रोमन नंबर 2 के अंदर में आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को -2 -2 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 तो आप लोग डायरेक्टली ही बताना स्टार्ट करो। T1 कितना हो जाएगा -2, सब -2 T2 कितना हो जाएगा -2, -2 T3 कितना हो जाएगा -2 और T4 भी कितना हो जाएगा -2। ये सब जीरो ही ऐड करना तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। रोमन 2 के बाद में रोमन 3 देख लेते हैं। तो रोमन 3 में बताओ क्या है 4 और -3। ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। चलो सब लोग बताओ जल्दी से T1 कितना हो जाएगा 4 T1 4 हम लोग को वैसे 4 पूछा है T2 -2 फर्स्ट 4 लिखा है तो ठीक ही है। T1 जो है वो 4 होगा। बोलो बच्चों आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर T2 कितना हो जाएगा 4 -3 यानी कि 1। 1 T3 कितना हो जाएगा 1 -3 यानी कि -2 -2 और T4 कितना हो जाएगा -4 -2 -3 यानी कि -5 5 -3 करेंगे ना -2 -3। हाँ ठीक है, ओके। नंबर 3 के बाद में बच्चों रोमन नंबर 4 का बात करेंगे हम लोग। रोमन नंबर 4 में आप देखिए क्या दिया हुआ है, ए है -1 तो a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। चलो जल्दी से बताओ आप लोग T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 -1 वेरी गुड। T2 का वैल्यू -1 प्लस हाफ -1/2 -1/2 वेरी गुड। T3 बताओ कितना हो जाएगा 0 और T4 कितना हो जाएगा हाफ। आधा। ठीक है, क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस हाँ सर ओके, फोर्थ के बाद में बच्चों फिफ्थ का बात करेंगे। तो फिफ्थ के अंदर में हम लोग को ए दिया हुआ -1.25 और डी दिया हुआ -0.25। लिख लेते हैं a इज इक्वल टू
-1.25 and D is equal to -0.25। ठीक है, यहाँ पे T1 तो क्लियरली कितना हो जाएगा, -1.25। -1.25 ओके, T2 कितना हो जाएगा, -1.5 -1.25 -0.25, तो कुल मिला के -1.5 हो जाएगा। T3 कितना हो जाएगा, -1.75 75, और लास्टली T4 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 -2 ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ एक बार। सर हाँ सर। ओके, तो बेटा रोमा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी से, वो भी हम लोग का हो गया समाप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से देखो। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 का बताओ, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 3 3, 3 और डी का वैल्यू कितना होगा, 3 - 1 की 1 - 3, 1 -3 1 - 3। पक्का ना। हाँ सर। हाँ सर। ये भूल मत करना, ये बहुत लोगों से होता है। 1 - 3 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। -2। ठीक है, रोमन नंबर 2 बताओ। सर A is equal to -5 A is equal to -5 and D is equal to -1 1 minus -5 4 which is equal to -1 plus 5 which is equal to 4। बहुत इजी है एकदम, आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 2 के बाद में 3 बताओ। A is equal to 1/3 1/3 A is equal to 1/3, very good, and D is equal to 4/3 5/3 -1/3 which is equal to 4। 4/3 थर्ड के बाद में फोर्थ बताओ। A equal to 0.6 equal to 0.6 and D is equal to 1.7 minus 0.6, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1.1 1.1। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। इसके साथ बेटा नंबर 3 भी अपना हो गया समाप्त। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4 में देखो, 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लो, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले तो ये पूछा है कि एपी है कि नहीं है, ये पता करो। फिर बोला है कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब एपी है कि नहीं है वो हम लोग उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, फटाफट लिख देंगे बस। ठीक है, ऑरली ही जांच कर करके। नंबर 1 आप लोग बताओ तो एपी है कि नहीं। हाँ सर। 4 माइनस नहीं है सर, नहीं है नहीं है सर। यहाँ ना थोड़ा सा आप लोग को सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 - 2 का वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है, फिर 8 - 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। 4। तो ये तो एपी नहीं हुआ, तो लास्ट में यहाँ पे कमेंट क्या करेंगे, नॉट एपी। और एपी जब है ही नहीं तो फिर कुछ फाइंड ही नहीं करना। ठीक है, फिर बात हाँ, करेंगे बच्चों रोमन नंबर 2 का। चलो चेक करो, 5/2 - 2 कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, और 3 - 5/2 ये भी हाफ ही होगा। आधा ठीक है, तो ये भी ठीक है। और 7/2 - 3 ये भी आधा ही होगा, सारा हाफ ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी है कि एपी नहीं है, है है इट इज एन एपी। और ये अगर एपी है बेटा, पहले तो ये बताओ कि ए क्या है इसका, 2 2। 2। डी कितना है इसके, हाँ हाफ। हाफ भी सोच सकते हो या फिर 0.5 भी सोच सकते हो, एक ही बात है ना। अच्छा, हाँ अब और क्या बोला हम लोग को, राइट 3 मोर टर्म्स। तो 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देख लो, 1 2 3 4, तो हम लोग 5वां टर्म कितना बता सकते हैं इसका, 4। फिर छठा टर्म कितना बता सकते हैं इसका, 4.5। और 7वां टर्म कितना बता सकते हैं इसका, 5। 6th टर्म जो है वो हो सकता है कि पीछे 9/2 दिया हुआ हो, एक ही बात है ना। 45/10 करके 5 से काटोगे तो 9/2 ही आएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, चलो अभी रोमन नंबर 3 में जज करो फटाफट।
ये है कि नहीं? है सर, सोच लो एक बार बेटा। है सर। ओके, 3.2 और 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकलेगा? -2 निकलेगा शायद। -2, ओके, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकलेगा? -2, -2। और यहाँ से भी -2। -2। तो AP तो है ये रोमन नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो इट इज एन AP, पहला बात। दूसरा बात है कि भैया इसका A का वैल्यू कितना है? -1.2। -1.2, -1.2 और D का वैल्यू कितना है? -2। 2 अब इसमें कितना टर्म दिया है? 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है। तो पांचवें टर्म से बताना शुरू करते हैं इसको। पांचवा टर्म क्या लिख सकते हैं इसका? So -9.2. -9.2। 9.2, वेरी गुड। छठा टर्म क्या लिख सकते हैं? -11.2. -11.2। -11.2. ओके, T7 कितना लिख सकते हैं? -13.2. -13.2। और T8, अच्छा 3 ही टर्म पूछा ना? So 3 ही थोड़ी, 3 ही पूछा। वैसे नेक्स्ट अगर लिखना हो तो -15.2 लिख सकते 15.2. हैं। ओके, तो चलो 3 हो गया। 4 नंबर का बताओ। है सर। इनका डिफरेंस जो लोगे -6 -10 तो ये 4 आएगा। फिर दिस माइनस दिस करोगे तो ये भी 4 आएगा, और दिस माइनस दिस करोगे तो ये भी 4 आएगा। बच्चों बताओ, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ हाँ सर। सर। तो ये AP हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ. तो 4 नंबर वाला जो है वो भी AP हुआ। इस AP के अंदर में मतलब पहले तो ये लिख लेते हैं कि इट इज AP, इट इज AP। और उसके बाद में बच्चों A कितना है उस केस में? -10, और D कितना है उसका? 4। देख लो, ठीक है। अब 1 2 3 4, तो पांचवें टर्म से बताना है। फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा इसका? कितना दिया हुआ था हम लोग को? 2, उस पे 4 जोड़ दो, 6। 6. टर्म कितना हो जाएगा? 10। 10 10। और सेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है ना सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर। 4 के बाद में 5 देख लो बेटा, 5 AP है कि नहीं? 5 भी AP है शायद कि नहीं है? इन दोनों का डिफरेंस √2, इनका डिफरेंस भी √2 ही होगा। 3 से 3 कट जाएगा और 2 √2 माइनस √2 √2 बचेगा। फिर इनका डिफरेंस भी √2 होगा। ये आ रहा है समझ आप लोग को? ये नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ये भी AP है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में देखो क्या होगा, इट इज AP। इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? 3, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? √2, ठीक है। अपने को 1 2 3 4 टर्म दिया और पांचवा टर्म पता करना है। तो T5 का वैल्यू हो जाएगा 3 + 3 + 4√2। 4√2। नेक्स्ट वाला हो जाएगा बच्चों T6 का 3 वैल्यू + 4 5 √2 और ऐड करेंगे तो T7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 3 + + 6√2। 6√2। क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर. फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ देखो एक बार, सिक्स्थ AP है कि नहीं? है सर। बेटा सोचो थोड़ा सा। नहीं है सर। नहीं है। एक्चुअली AP नहीं है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0.10। आप देख लो यहाँ पे 0.22 0.2 डिफरेंस लोगे तो 0.02 आएगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? मैं यहाँ कर देता हूँ 0.222। तो 1 2 3 और 0.22 खोलोगे तो 0.002। आप बताओ कि ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या, ये अलग अलग है? नहीं सर. नहीं अलग. सर। अलग अलग है ना। तो ये AP हुआ कि AP नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ. नहीं हुआ, वेरी गुड। तो मैं मिटा देता हूँ इसको। सिक्स्थ में हमारा कमेंट होगा कि इट इज नॉट AP, ठीक है। इट इज नॉट AP। फिर सेवेंथ पे चलेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। सिक्स्थ के बाद में सेवेंथ बताओ आप लोग, AP लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सेवेंथ हाँ मेरे सर। को भी AP लग रहा है, ठीक है। ये सारा Difference डिफरेंस वो -4 रहेगा। तो इट इज AP, इट इज AP where A is equal to 0 and D is equal to -4। और लास्ट टर्म जितना दिया हुआ वो -12 दिया हुआ है।
तो T5 कितना हो जाएगा हम लोग के लिए? -16 -16। 8 कैसे हुआ बेटा? मतलब -4 ऐड करेंगे ना तो -16 हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है। T6 जो है वो कितना हो जाएगा? -20। -20 और T7 कितना हो जाएगा? -24 24। अब आखिरी सवाल बचा 8 नंबर। 8 नंबर बताओ एपी है कि नहीं? है सर। एपी है, है क्योंकि सबका डिफरेंस है क्या होगा? सर। 0 0 0 हाँ। होगा सबका 0 difference। 0 0 0 तो इसमें कोई लोड नहीं। 8 नंबर पे कमेंट होगा हमारा भैया इट इज एपी, इट इज एपी। और कोई टेंशन वाला बात नहीं है इसमें। T5 T6 T7 पहले तो एक लिख देता हूँ, -12। डी हो जाएगा इसका 0। T5 का वैल्यू भी -12, -1/2 T6 का वैल्यू भी -12 और T7 का वैल्यू भी -12। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर। और भी है बचा हुआ इसके अंदर में, देखो। अब इसमें से मेजॉरिटी लेकिन एपी नहीं है। एक दो इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये भी उसी का पार्ट है। हाँ, ये मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे ये 4 नंबर का 1 से लेके 8 और फिर वो 4 नंबर में ही 9 से लेके 15। ठीक है। तो और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो नंबर 9 पे कमेंट करो, इज इट एपी और नॉट एपी? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। 9 यस, क्लियरली कह सकते हैं कि इट इज नॉट एपी। बढ़िया, नाइस ऑब्जर्वेशन। 10 का बताओ। है सर। है सर। 10 जो है वो होगा। ठीक है, तो इट इज एपी। और बच्चों बाकी चीज बताओ कि स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ? ए स्मॉल ए। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? वो भी स्मॉल स्मॉल है ना। तो T4 तक दिया हुआ है। T5 आप लोग बताओ कितना हो जाएगा? 5 5 T6 क्या हो जाएगा? 6 6 से और T7 क्या हो जाएगा? 7 8 ओके। फिर 9 के बाद में बच्चों 10 का बताओ। 10 एपी लग रहा है? और 10 नहीं, सॉरी 11। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इट इज नॉट एपी। ठीक है। 11 के बाद में 12 का बताओ। नहीं है सर। 12 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, ये इन सारे में सबसे इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना, मैं पूरा स्क्रीन पे ही कर रहा हूँ। √2 को तो ठीक है, √2 ही लिखो। √8 को क्या आप 4 into 2 सोच सकते हो? √18 हाँ को सर। क्या आप 9 into 2 सोच सकते हो? √32 को क्या आप 16 into 2 सोच सकते हो? तो ये √2, नेक्स्ट वाला 2√2, नेक्स्ट वाला 3√2 और नेक्स्ट वाला 4√2। अब बताओ तो एपी है कि नहीं? है सर। है सर। हाँ सर। है सर। हाँ सर। इट इज एपी। ठीक है, पहला बात तो ये हुआ। इसका ए कितना है? √2। और इसका डी कितना है? वो भी है √2। ठीक है। सर ऐसा सा बनने से पहले सॉल्व करना पड़ता है क्या? मतलब अगर इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो तो सॉल्व तो करना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उससे टर्म का एग्जैक्ट आइडिया आपको लग जाएगा और एग्जैक्ट आइडिया लगने के बाद ही आप कमेंट कर पाओगे कि एपी है कि एपी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। इसमें 4 टर्म तक दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब 5वां टर्म क्लियरली आप लोग बता सकते हो कितना होगा? 5√2। और जिसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो वो क्या होगा? 25 into 2 √50। ठीक है। T6 कितना हो जाएगा? 6√2। अंदर ले जाके सोचोगे तो ये हो जाएगा √72। और T7 के बारे में सोचो तो ये होगा 7√2। अंदर ले जाके सोचोगे तो 49 into 2 √98 हो जाएगा। ये इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो आया समझ नहीं आया समझ? आ हाँ गया सर। सर। हाँ सर। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट भी है। काफी दफा एग्जाम में इसको पूछा गया सर है। हाँ बेटा। सर हम क्या बोल रहा था कि अगर ऐसे ही छोड़ देगा 5√2 6% तो मार्क्स कट जाएगा। देखो मार्क्स नियम से कटना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी का मतलब मैं सपोज करो कि इन सब में आंसर छोड़ देता हूँ। आप कल को एनसीईआरटी खोलते हो, किताब के पीछे सपोज करो कि ये दिया, तो फिर तो आप बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना। तो नहीं सर, इसीलिए फिर टीचर लोग भी तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? उन लोग भी तो सोचना चाहिए ना कि यहाँ पे तो सही है, फिर क्यों? अब बेटा क्या करेंगे, मतलब दुनिया में बहुत बायसनेस है। डेमोक्रेसी में जीते हैं हम लोग, सबको अपने हिसाब से सोचने का समझने का हक है, समझ रहे हो।
कुछ कर नहीं हमको सकते। तो नया चेंजेस समझ में नहीं आया, सच बता रहा सर। नया चेंजेस सारा अच्छा है, पॉजिटिव है। अभी क्लास चल रहा है तो इसलिए उस पर कमेंट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, बाकी सब पॉजिटिव है, टेंशन मत। सर क्लास के लास्ट बाद में बात करेगा आपसे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो 13 पे बात करते हैं। अभी 13 आप लोग बताओ मेरे को जल्दी से, 13 है एपी कि नहीं है एपी? √3, √6, √9, √12। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करके लिखते भी हो तो √3 का √3 ही रहेगा, √6 का √6 ही रहेगा, √9 का बेसिस से बेसिस 3 हो जाएगा, और √12 में आप अंदर सोच सकते हो 4 × 3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हो कोई एपी यूपी का पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्लियरली इट इज नॉट एन एपी। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। इट इज नॉट एपी। अब एपी है ही नहीं तो फिर टेंशन भी नहीं है हम लोग को। 13 के बाद में 14 देखो, 14 एपी हो सकता है क्या? एक्चुअली 14 में क्या लिखा हुआ सोचो, 1, 9, 25 और 49। अभी डिफरेंस लोगे तो क्लियरली ये लोग एपी नहीं है ना? नहीं है सर। तो 14 बेटा इज, इट इज नॉट एपी। एपी है ही नहीं तो बाकी फर्दर कोई कहानी बनता ही नहीं है। 15 भी आप देख लो तो 1, 25, 49, 73। इसमें बताओ तो एपी है कि एपी नहीं है? नहीं है सर। नहीं है बेटा सर। बेटा नहीं सर। ध्यान ध्यान लगाओ। 25 - 1 नहीं 24, सर। 49 - 25 24, 73 - 49 24। 24। तो एपी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। देखा, इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया आप लोग को। इट इज एपी। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 24, और हम लोग को दिया हुआ ये वाला कौन सा टर्म, चौथा टर्म। तो पांचवा टर्म क्या हो जाएगा? 97। T5 इज इक्वल टू 73 प्लस 24 विच इज इक्वल टू, ठीक ही बता रहा है, 97। T6 बताओ कितना आ जाएगा? 97 प्लस 7 24 + 24। तो 121। 121। बढ़िया। और T7 कितना आ जाएगा? 121 तो 145। प्लस 24, 145। ठीक है, देखो बच्चों क्लियर है नहीं क्लियर है? अब अगले बार Clear। आप लोग बेवकूफ तो नहीं बनोगे ना? हाँ तो नहीं थोड़ा सर। संभल के एकदम। पूरा दुनिया बेटा आपको बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हैं, बेवकूफ मत बनिएगा। चलिए, तो ये चौथा वाला भी कंप्लीट हो गया अपना। ओवरऑल एक्सरसाइज 5.1 जो है वो पूरा हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब इसके आगे का जो थ्योरी है वो पहले से मैंने लास्ट क्लास से आप लोगों को बता दिया था, तो आज मैंने उसके बेसिस पे जितना एग्जाम्पल्स वगैरह है उन सारे को अलाइन किया है, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, कहीं पर भी घबराहट नहीं होगा आप लोगों को, बस अच्छे से फोकस करके आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा। चलिए पहले बताइए कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, इसमें क्या होना चाहिए? आइए बात करते हैं। ये इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था आप लोगों के साथ में, जहां तक मेरे को रिकॉल हो रहा है। क्लियरली यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 2, और कॉमन डिफरेंस है 5। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? 10th टर्म, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे? T10। इसका बाय फॉर्मूला क्या वैल्यू होना चाहिए? a प्लस कितना? 11d ये 10d। 10 बेटा 9d, 9d, 9d। याद आया सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब वैल्यू बिठा दो। तो a का वैल्यू कितना है? 2। 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 5, तो 2 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 47, 47। क्या ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 3, कर लिया हम लोगों ने। एग्जाम्पल 4 देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारा बात पूछ लिया इन लोगों ने एक साथ। पहले पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। अच्छा, विच टर्म का मतलब टर्म का वैल्यू होता है कि टर्म का नंबर होता है? टर्म का वैल्यू। नंबर।
सोचो थोड़ा। सर विच टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म नंबर की नंबर टर्म का टर्म वैल्यू। नंबर हाँ, ये याद रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, मिस्टेक मत करना इसके लिए। विच टर्म का मतलब होता है टर्म नंबर, ठीक है। अब हम लोग से पूछा कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। एक एपी दिया हुआ और बोला हुआ है कि -81 इस एपी के कितना नंबर टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, मतलब ऐसा पूछ रहे ये लोग कि क्या इस एपी के अंदर में जीरो भी एक टर्म होगा इसका, ये पूछ रहा है हमसे। और फिर बोल रहा है कि अपने आंसर के लिए एक रीजन दो, ठीक है। तो अब देखो, इसको पार्ट बाय पार्ट में करता हूँ, आप लोग सब लोग बस ध्यान पूर्वक स्क्रीन पर देखते रहना, कहीं कोई समस्या आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से देखना बस। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो ध्यान से, पहले तो मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द एपी। एपी इज 21, 18, 15 एंड सो। तो इसको देख के आई कैन से कि स्मॉल ए का वैल्यू विल बी 21, स्मॉल डी का वैल्यू विल बी 3 या -3, -3। वेरी गुड, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और जैसे हमको 81 का टर्म नंबर पूछा हुआ है ना, कि 81 कौन सा टर्म होगा, यही तो पूछा है, बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मैं एक बार के लिए ऐसा सोचता हूँ, ऐसा करता हूँ, लेट -81 बी द nth term, be the nth term of the given EP, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि विच टर्म, तो हमेशा जो अप्रोच मैं अभी बता रहा हूँ यही अप्रोच लगाना है कि आपको जिस किसी भी टर्म का टर्म नंबर चाहिए उसको आप थोड़ी देर के लिए कौन सा टर्म मान लोगे, nth टर्म मान लो। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। nth टर्म अगर बेटा इसको मान लिया हम लोगों ने, तो क्या मेरे को अगले स्टेप में ऐसा लिखना चाहिए कि देयरफॉर Tn मस्ट बी इक्वल टू 81। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, -81 सर। ओ सॉरी, -81, यस, -81। अच्छा, एक बात मेरे को और बताओ कि n पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? ये n कोई भी नंबर हो सकता सर खाली नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है। है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। ये बात तो बहुत जरूरी है। एन नेचुरल नंबर क्यों जरूरी है भाई? आप याद करो कि स्कूल में आपका जो रोल नंबर है वो या तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये किसी का 3 होगा। ऐसा थोड़ी है कि रोल नंबर 1.5 खड़े हो जाओ, कोई खड़ा थोड़ी होगा, भूत आएगा उसमें रोल नंबर 1.5 में। बोलो ठीक बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सर। वैसे ही टर्म नंबर जो है, क्या वो डेसिमल्स में हो सकता है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं अच्छा, सर। कभी आपका रोल नंबर -5 हुआ आज नहीं तक? सर। नहीं सर। नहीं सर। रोल नंबर नेगेटिव में भी नहीं होता। तो इसका मतलब बात ये है कि जो n है वो कैसा नंबर होना चाहिए? ऑब्वियसली नेचुरल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये टर्म के काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नेचुरल होना मैंडेटरी है। ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो Tn का जो फॉर्मूला था वो क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 81, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पर सर 20। -81। सर -81। अरे बार बार आज मैं गलती कर रहा हूँ। सर नेचुरल हाँ नंबर तो नेगेटिव नहीं होता ना सर। बेटा, तो n नेगेटिव हो भी नहीं सकता ना। n नेगेटिव हो सकता है क्या आपके हिसाब से? नहीं सर। राजदीप कंफ्यूज हो रहा है बेचारा। राजदीप, आया समझ के नहीं आया समझ? सर थोड़ा सा। मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे? इंटीजर होना चाहिए क्या? सर नेचुरल नंबर तो नहीं होना चाहिए। नेचुरल नहीं होना चाहिए बेटा, क्या हो गया? n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। इनके अलावा और कुछ हो सकता है क्या n का वैल्यू? मैं सोच रहा था -81 है सॉरी। ठीक है, क्लियर है? हाँ ओके, नहीं हम लोग -81 मतलब टर्म के वैल्यू पे कमेंट नहीं कर रहे, हम लोग n पे कमेंट कर रहे हैं। n कि वो कौन सा टर्म होगा, ये बात तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ, यहाँ तक जितना मैंने लिखा है बच्चों, पूरा क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ ये हाँ बताओ। सर। हाँ सर। नैना, आपका गड़बड़ शुरू हो गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से।
यहाँ पर Tn मैंने पकड़ा -81। Tn का खुद का फॉर्मूला ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, a + n - 1 इंटू डी। इसका वैल्यू हो गया -81। a का वैल्यू क्लियरली दिया हुआ है 21, वो अपन ने बिठा दिया यहाँ पे a के जगह पे। d का वैल्यू दिया हुआ है -3, वो भी बिठा दिया d के जगह पे। अब ये सारा बिठाने के बाद, ठीक है, अब हम लोग n के लिए सॉल्व करेंगे। तो n के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, n - 1 टाइम्स ऑफ -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -81 - 21, विच इज इक्वल टू हो जाएगा -102। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर। सर। ओके। हाँ सर। अब यहाँ से बेटा n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -102 डिवाइडेड बाई -3। माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 102 काटोगे तो 3 3 जा 9 और 4 30। तो यहाँ से n - 1 का वैल्यू कितना है, 34, और यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि -81 इज द 35th टर्म ऑफ द एपी। बताओ तो यहाँ तक सोल्यूशन क्लियर है, नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा, थोड़ा क्लियर है, पूरा। पूरा क्लियर? पूरा। सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तब ऐसा है कि देखो पता तो है नहीं कि जीरो इसका टर्म है कि नहीं है, मतलब इस ईपी को आगे लिखते लिखते जीरो आएगा कि नहीं आएगा, वो शुरू में तो नहीं पता हम लोग को। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर करने का देखो ऐसा ही कुछ तरीका होता है। हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि लेट इफ पॉसिबल जीरो बी द nth टर्म, क्योंकि जिसका टर्म नंबर नहीं मालूम है उसको तो nth टर्म ही मानना पड़ेगा। बी द nth टर्म ऑफ द एपी, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर कि चलो। हाँ तो कोई और वेरिएबल ले लेता है ना, n लेके बोर हो गया। तो बेटा प्रोटोकॉल जो है उसी को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, तो उपाय नहीं है, बाकी ठीक है। आप लेकिन एग्जाम में ट्राई मत करना, टीचर काट देगा नहीं तो शायद। एनीवेज, इफ पॉसिबल जीरो बी द nth टर्म ऑफ द एपी। बच्चों ये एजम्पशन मैंने क्यों किया, इसका फीलिंग आ रहा है आप लोगों को प्रॉपर्ली कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके। और nth टर्म अगर जीरो मान लिया बेटा तो उसके बाद में हम लोग को क्या लिखना चाहिए कि देयरफॉर tn इज इक्वल टू जीरो। फिर से वही पुराने तरीके से उसको खोलो, a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। a का वैल्यू हम लोग के पास में कितना दिया हुआ था, 21, और d का वैल्यू -3। ये हो गया 21 प्लस n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। यहाँ से n - 1 इज इक्वल टू -21 बाई -3, दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, इसके आगे के सोल्यूशन को मैं यही साइड में कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अब दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 8। 8। देखो बच्चों, ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दो पॉसिबिलिटी था। दो पॉसिबिलिटी क्या था कि n इक्वल टू कोई ना कोई नेचुरल नंबर भी आ सकता था, जैसा यहाँ पे आया है फिलहाल 8, और ऐसा भी हो सकता था कि n एक नेचुरल नंबर नहीं आता, वो उसके जगह पे कोई नेगेटिव नंबर आता या फ्रैक्शन आता या वगैरह वगैरह एंड सो एंड सो। बताओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर n का वैल्यू बेटा एक नेचुरल नंबर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारा कमेंट होगा कि देयरफॉर जीरो इज द विच टर्म, 8th टर्म। टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। लेकिन अगर n का वैल्यू सपोज करो कि नेगेटिव में आता या फ्रैक्शन में आता या रूट में आता, उन सब टाइप का अगर कुछ आता, तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते कि जीरो फिर इस एपी का टर्म है कि टर्म है ही नहीं? सर है ही नहीं। है ही है नहीं ही सर। नहीं, क्योंकि टर्म अगर होगा तो n का वैल्यू पक्का कैसा आना पड़ेगा बच्चों? नेचुरल। नेचुरल। क्लियर है सबको? 100% रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। ओके, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 6 देखिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल 6 आप लोग पढ़िए, एकदम सेम टू सेम सिमिलर एग्जाम्पल मिलके करते हैं हम लोग। पढ़िए फटाफट। हो गया पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। चेक वेदर 301 इज अ टर्म
of the list of numbers 5, 11, 17, 23। मतलब यही पूछ रहा ना कि 301 जो है वो इस वाले एपी में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या मान लेंगे इसको हम लोग, कौन सा टर्म है? एन टर्म। एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, लेट 301 बी द nth term, ठीक है। also be the nth term, also a इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है यहाँ पर 6। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा देखना ध्यान से। Therefore, since हमने nth टर्म माना है तो tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 301। This implies a plus n minus 1 into d is equal to बच्चों कितना हो जाएगा 301। This implies a का वैल्यू 5 plus n minus 1 into d का वैल्यू 6। This is equal to 301। अब this implies n minus 1 into 6 is equal to 301 minus 5। कितना हो जाएगा ये वाला 296। 6। वेरी गुड। और ये वैल्यू है n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से बच्चों n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 296 बाई 6। ठीक है। अगर हम इसको कैंसिलेशन करें तो पूरा कटेगा कि पूरा नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा पूरा। 3 से तो शायद नहीं जा रहा है, 2 से ही जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 148। ओके, और तो कैंसिलेशन नहीं होगा शायद। तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 148/3 प्लस 1। ठीक है, विच विल बी 151/3। अब आप लोग देखो n का वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में आया तो क्या ये एक्सेप्टेबल है हम लोग के लिए कि एक्सेप्टेबल नहीं? नहीं है सर। नहीं है सर। तो फाइनल यहाँ से बेटा कंक्लूजन क्या होगा हम लोग का कि देयरफॉर 301 जो है वो इस लिस्ट में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। मतलब दिए गए एपी का टर्म 301 तो नहीं। ठीक है। Is the solution and the understanding clear to everyone? Respond करो हाँ या ना? Yes sir. हाँ सर। Okay, all right. Sir. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। Sir. हाँ बेटा। Sir मेरा ऑडियो आ रहा है ना? हाँ अब एकदम सही है, एकदम बढ़िया Okay. बेटा, बहुत बढ़िया। Okay. नंबर 5 बच्चों पढ़ो आप लोग। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन भी इन्वॉल्व होगा और मजा आ जाएगा आप लोग को। देखो 5 पढ़ो सब लोग। हुआ पढ़ना? हाँ सर। इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे? पूरा का पूरा एपी ही पूछ रहा है और 2 इंफॉर्मेशन दिया है कि थर्ड टर्म जो है वो 5 है और 7th टर्म जो है वो 9 है। ठीक है। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग को फर्स्ट टर्म मालूम होता था, कॉमन डिफरेंस मालूम होता था। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो अपना सबसे पहला ड्यूटी होता है वो होता है कि आप कॉमन डिफरेंस को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो और आप फर्स्ट टर्म को भी कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सोल्यूशन देखो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सोल्यूशन, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बस ध्यान से देखो। ठीक है। सोल्यूशन कैन बी रिटन इज लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, एक बार के लिए पता तो है नहीं इनका वैल्यू, एज्यूम कर लिया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन t3 इज इक्वल टू 5 और दूसरा इंफॉर्मेशन बच्चों कि t7 इज इक्वल टू 9। आप लोग बताओ, एग्री करते हो? समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों t3 को कैसे खोल सकते हैं हम लोग? पुराने फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस 5d। ये क्या? सर a प्लस 3d। 3d।
से a plus 2d a plus 2d 2D। अस्मित एकदम 3D का चश्मा लगा के बैठा हुआ है, 3D में ही चाहता है सब कुछ। क्या अस्मित? नहीं सर, सर 2d होगा। 2D होगा। T7 का बताओ बच्चों क्या होगा? a plus 6d A plus 6D, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 9। A plus ठीक है, 6D। ओके। अब इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम लोग को A और D अगर मिल गया तो आप लोग को लगता है कि पूरा AP मिल जाएगा हम लोग को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बस तो अब 1 मार्क कर लिया, 2 मार्क कर लिया। ऐसा करते हैं, देखो आज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ऐड नहीं बेटा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि A डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा कि A plus 6D माइनस A plus 2D इज इक्वल टू 9 minus 5। दिस इम्प्लाइज A कैंसिल हो जाएगा, 6D minus 2D इट विल बी 4 इज इक्वल टू 4 D D 4d इज equal इक्वल to 4d टू 1। equal to 1 और D इक्वल टू 1 अगर मिल गया बच्चों तो इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं कि A plus 2 times of 1 is equal to 5, which will a mean equal to 3 A equal to yes। और अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि therefore AP is equal to क्या हो जाएगा बताओ? 3 4 5 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा आप लोग को बहुत सारा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे एपी पूछा हुआ होगा और आपको एपी के बारे में कोई 1 या 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तो क्या ये अप्रोच आप लोग को समझ में आया है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ओके, इजी लगा कि बहुत डिफिकल्ट लगा? सर इजी है। इजी। इजी है एकदम, लल्लू दा लाल है बेटा, कोई चिंता का बात नहीं। चलो 7 नंबर पढ़ो। 7 नंबर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हो गया पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे चल के भी काफी बार आप लोग के रिपीट होगा, यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स जो 3 से एक्चुअली डिविजिबल हो उनका लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, द 2 डिजिट numbers divisible by 3 are, पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि लिस्ट कौन सा। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो क्या होगा? 12। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा? 15। उसके बाद वाला 18 और उसके बाद 21। हाँ, अब सारा नहीं लिखेंगे बेटा, सारा लिखेंगे तो मतलब समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। लास्ट कौन सा होगा ये बताओ? 99। अब देखो 2 तरीका होता है। अब एक तरीका तो होता है कि ये जो डॉट 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 दिया हुआ है ना, इसको आप एक्चुअली बैठ के फिलअप कर लो, फिर बैठ के गिनती कर लो, बता दो कितना आदमी है। ठीक है, एक ये तरीका होता है, लेकिन इस तरीके में टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम लोग ये तरीका नहीं लगाएंगे, हम लोग एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे जहां पे हम थोड़ा सा एपी का यूज करेंगे। अब आप देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? क्लियरली, दे फॉर्म AP whose small a equal to 12 and D is equal to 3। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, ये इस एपी का पहला टर्म है, ये इस एपी का दूसरा टर्म है, ये इस एपी का तीसरा टर्म। अब आपको लगता है कि 99 का जो टर्म नंबर होगा उतना ही टर्म इस पूरे कलेक्शन में होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब वो पता करना तो हम लोग को आता है बहुत अच्छे से, अभी 1-2 क्वेश्चन किया भी हम लोगों ने उसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, लेट 99 जो लास्ट है इस कलेक्शन में बी द nth टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99। ओके, अब Tn को आप एक्सपेंड कर दो फॉर्मूले से, तो a प्लस n minus 1 D इज इक्वल टू 99।
फिर ए पता ही अपने को 12 है, n-1 ठीक है रहने दो, n निकालने के बाद में डी का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 99। अभी n-1 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस 12, यानी कि बताओ 87। वेरी गुड। तो n-1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 87/3, कैंसिलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 69 क्या है 29 कि 29? 29 20। बहुत बढ़िया। n-1 का वैल्यू अगर 29 आया बेटा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 30। ऐड होगा उस साइड जाके 28 कैसे बेटा ऐड होगा ना 30, ठीक हाँ है। सर। तो n का वैल्यू अगर 30 आया तो देयरफॉर 99 इज 30th टर्म ऑफ द एपी, और 99 का जो टर्म नंबर होगा उतना ही नंबर या उतना ही कलेक्शन ऑफ नंबर्स इस पूरे कलेक्शन के अंदर लाई करेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर तो अल्टीमेटली ऐसा कितना टर्म है जो 2 डिजिट है और 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर देयर आर 30 2 डिजिट numbers which are divisible by 3। रिस्पॉन्ड करो, पूरा सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ सर बच्चों ये वाला कंसेप्ट में देखो स्टार मार्क मैंने बना ही दिया है रेड कलर से, ठीक है, और आने वाले समय में मैं वापस बता देता हूँ कि ये बार बार रिपीट होगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से आप लोग घर पे भी अच्छे से रिवाइज वाइज करते रहिएगा, ठीक है। एक बार और पूछ लेता हूँ, क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ये 8 नंबर है और कुछ है क्या अपने पास में? 9 नंबर है और अपने पास में 10 नंबर है। 8, 9 और 7 वगैरह को बाद में करेंगे, 10 को देख लो तो पहले। 10 आसान है, 10 थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पढ़ लो अच्छे से, और पढ़ना हो गया तो बताओ। हो गया? पढ़ लिए सर तो क्या लगता है बेटा कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो टर्म 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 23 23 और फिर 21 21 19 एंड 5 और लास्ट में कितना है 5। और आपसे क्या पूछा है कि 5 का क्या टर्म नंबर पूछा है कि क्या पूछा है? नंबर। टर्म नंबर। तो क्या कैसे अप्रोच करोगे? लेट द nth टर्म बी 5। क्लियर है सबको? इससे क्या हो हाँ जाएगा सर tn इज इक्वल टू 5। चलो जल्दी जल्दी हेल्प करो फिर, tn का एक्सपेंशन बताओ। a plus n-1 whole d इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी a का वैल्यू कितना है? 23 23 -2, ओके। n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23 कितना हो जाएगा? -18। -18 अब अल्टीमेटली यहाँ से बेटा n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 18 बाई -2 कट के आएगा 9। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 कि 10? 10 10 n-1 इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 10। तो मतलब वो कौन सा रो होगा जिसमें 5 फ्लावर प्लांट है? 10th row 10th row ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? So there are 10 rows. Therefore, there are 10 rows in the flower bed. क्या ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर 5 मिनट और है अपने पास में, इसको भी देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 को, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो।
हो गया पढ़ना? हाँ सर। लास्ट क्लास मैंने एक फैक्ट आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिचुएशन कभी भी एपी नहीं होता और सिंपल इंटरेस्ट का सिचुएशन हमेशा एपी होता है। क्या वो वाला बात याद है? हाँ सर। हाँ सर। ओके बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अगर मैं पूछूं आपसे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, नहीं मेरे को पहले थोड़ा फॉर्मूला बता दो क्या होगा। पी आर टी बाई 100 ऐसा कोई फॉर्मूला था शायद। यहाँ पे पी हो गया अपना 1000 प्रिंसिपल, आर मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और यहाँ पर अपने कितना हो गया, टाइम जो है वो 1 ईयर मान के चलेंगे, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कितना रहेगा यहाँ पर 100, तो काट पीट के बेटा कितना रुपया इंटरेस्ट आएगा 80। तो हर साल कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? 80 मिलेगा 80। तो अगर मैं पूछूं कि अमाउंट आफ्टर ईच ईयर, तो वो क्या बोल सकते हैं आप लोग बताओ? तो पहला साल में तो 1000 है, 1000 प्लस इन 80 या फिर 1000 प्लस 80 है। थोड़ा सोचो। A sum of 1000 is invested in 8%, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना, हाँ थोड़ा ध्यान से सोचना। A sum of ₹1000 is invested in 8% simple interest per year, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया हम लोग के ₹80। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही हो जाएगा। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एपी, तो आंसर क्या बोलोगे? यस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एपी, ठीक है। आगे देखो, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब 30 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट रहेगा। तो एक काम करते हैं कि अमाउंट को इग्नोर ही करते हैं, इंटरेस्ट पे ही हम लोग कलेक्शन बना लेते हैं। आप ध्यान से देखना कि इंटरेस्ट आफ्टर ईच ईयर, इसका अगर हम लोग कलेक्शन बनाएं तो पहला आएगा 80, फिर आएगा 160, फिर आएगा 240 एंड सो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हाँ यहाँ पे किस टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 80 थोड़ा आप ध्यान से सोचो तो 80 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इट इज इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, और बिल्कुल सही है, टर्म 1 भी है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। बोलो तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। ये 160 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Interest of second year. आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, और ये अपने कलेक्शन का टर्म 2 भी है। तो टर्म 2 जो है वो 2 साल के बाद का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्म 3 जो है वो कितने साल के बाद का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा? 3 साल। और अगर हमको 30 साल के बाद का इंटरेस्ट चाहिए, 30 इयर्स के बाद का इंटरेस्ट चाहिए, तो इस कलेक्शन का कौन सा टर्म वो वाला काम कर रहा होगा? 30 बोलो। 30 T30। ये सबको ऑब्जर्वेशन में समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो फिर लिखते हैं उस चीज को, ठीक है। मतलब ये रेड कलर से जो भी मैंने लिख रखा है लाल वाला, उसको आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स, ये इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने बोला था लाल वाला नहीं लिखना है, ये पार्ट भी नहीं लिखोगे। इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स विल बी इक्वल टू T30। T30 को फॉर्मूला से ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 29D
2090, एक कम होता है तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 80, 80 29 टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू भी कितना है 80। 80 ठीक, अब चलो कैलकुलेशन करो फटाफट। 80 प्लस फाइनल आंसर 2400 है कि इसका मल्टीप्लीकेशन 2400 है? 2400 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 2400 है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बता रहे हो? सर 2320। ये सब्ट्रैक्ट करके बता रहा, मल्टीप्लाई नहीं किया ये। सर वैसे करेक्ट है? कॉमन ले लेंगे ना। सर यहाँ से तो 80 कॉमन ले लेगा, 1 + 29 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर वो ऑब्जर्व कर पा रहे तो और अच्छा बात है। ठीक है, सर This is equal to- कॉमन क्यों लेना है सर, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है इधर में। अरे ठीक है भाई, जिससे भी करना है आंसर सही निकालना बस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2400। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब कुछ लोग क्या है कि इसमें इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो 80 का इंटरप्रिटेशन टर्म 1 भी है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 80 का इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 80 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 160 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 240 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। तो अगर ऐसे ही करेस्पॉन्डेंस से हम लोग देखें और 30 साल के बाद का इंटरेस्ट चाहिए तो वो निकालने का तरीका हो गया भैया T30 निकाल लो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब आप लोग बताओ कि आज मैंने जितना पढ़ाया सारा क्लियरली आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड।